the modern and the sociological jurist believe law cannot be studied in vacuum and it must be linked to the society। तो देखिए, जो सोशोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं, समाजशास्त्रीय विचारधारा के, जिनको हम मॉडर्न जूरिस्ट भी कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि लॉ को आप शून्य में नहीं ढूंढ सकते हैं, खालीपन में नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लॉ को किसी रिलेटिव चीज़ के हिसाब से ही जज किया जाता है, क्योंकि लॉ सोसाइटी पर अप्लाई होता है। तो उन्होंने कहा साहब, लॉ को आप केवल स्टडी करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लॉ सेक्शन बनाए जा रहे हैं, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, तो लॉ को वैक्यूम में आप स्टडी नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है आप इसको किसी चीज़ से जोड़ के न देखें, क्योंकि लॉ तो समाज पे अप्लाई होगा। तो इसको हम अगर वैक्यूम में अप्लाई करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इस मस्ट बी लिंक टू द सोसाइटी। तो लॉ को सोसाइटी से जोड़ के हम अध्ययन करेंगे कि किस सोसाइटी के लिए लॉ बन रहा है, कैसा लॉ होना चाहिए, लॉ में क्या कमी थी जिसको कि हम पूरा करने के लिए लॉ बना रहे हैं, या कोई लॉ था नहीं तो हम नया लॉ बना रहे हैं, या सोसाइटी को ज़रूरत आन पड़ी है इस वजह से हम लॉ बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लॉ को आप शून्य में अध्ययन नहीं करेंगे, लॉ को समाज के साथ लिंक करके, समाज से जोड़ के, समाज के संदर्भों में समझ के अध्ययन करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई आइडिया। अब देखिए, इसके बाद में इसके जो जूरिस्ट हैं रूसो पाउंड हैं, और रूसो पाउंड व्यूड jurisprudence as the science of law but emphasized its link to the social sciences like economics and sociology. He focused on law in action। तो देखिए, रूसो पाउंड हैं, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को ये बताया, या जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये कहा कि ये कानून का विज्ञान है, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया है, सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक मिस्त्रीगिरी। तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एक मिस्त्री की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह देखा और ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, या जूरिस्प्रूडेंस जो है सोशल इंजीनियरिंग है, और बट एम्फेसाइज्ड इट्स लिंक टू द सोशल साइंसेस। उन्होंने साइंस की तरह से तो इसको देखा, लेकिन इसके लिंक को सोशल साइंस से भी कनेक्ट किया, सोशल साइंस से भी जोड़ा। आपको पता है कि साइंस में और सोशल साइंस में फ़र्क होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि साहब साइंस और सोशल साइंस में फ़र्क होता है। उन्होंने जो कहा कि साहब ये जो है साइंस है लॉ का, और साथ ही साथ इसको लिंक किया सामाजिक विज्ञानों से भी। तो एक तरफ तो कोई आदमी कहे कि मैं साहब साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिर वो ये कहने लगे कि नहीं साहब मैं तो सोशल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ। तो ये समझ में नहीं आता। इंटर तक तो ऐसा चल जाता है, 12वीं क्लास तक के हम साइंस भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, और सोशल साइंस भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम हायर स्टडी करते हैं
तो फिर हम या तो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं या सोशल साइंस के स्टूडेंट रहते हैं। तो दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ती है हमें, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमें किसी न किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ तो कहा कि ये कानून का विज्ञान है, यानी एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट की तरह से इसको देखा, लेकिन जोर इस बात पे दिया कि ये इसको उन्होंने सामाजिक विज्ञानों से भी लिंक किया, लाइक इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। जैसे कि इकोनॉमिक्स जो होता है अर्थशास्त्र, और जो समाजशास्त्र होता है उससे भी उन्होंने इसको लिंक किया। ही फोकस्ड ऑन लॉ इन एक्शन। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि व्यवहार में लॉ कैसा है, और व्यवहार में लॉ आपको पता है जब समाज पे अप्लाई होता है तब पता चलता है कि लॉ कैसा है। हम ये किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, किताबों में लॉ होता है, लेकिन जब वो समाज पे अप्लाई होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस आदमी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए उसको सज़ा मिल जाती है। तो लॉ इस तरह के भी काम करने लगता है। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब लॉ इन एक्शन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि लॉ व्यवहार में कैसा हो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उन्होंने साइंस से भी इसको लॉ जूरिस्प्रूडेंस को कनेक्ट कर दिया कि ये साइंस ऑफ लॉ है, और लिंक कर दिया सोशल साइंसेस से कि इन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए भी हम लॉ को समझेंगे या लॉ को डिफाइन करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई आइडिया व्हाट आई मीन टू से। लॉ को हम सोसाइटी से जोड़ के देखते हैं। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई, हालांकि बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी थी सोसाइटी से लॉ को देखे जाने की, लेकिन हम देखेंगे कि बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो भी इसकी तरफ इशारा करता है कि मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम पीपल, या मिनिमम लॉस मैक्सिमम बेनिफिट, इस तरह का उसका कंसेप्ट था। मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन। तो उसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिसमें फ़ायदा पहुँचे, जिसमें आनंद आए, और कम से कम लोगों का नुकसान हो, लॉ को ऐसा काम करना चाहिए। हालांकि वो आपको पता है एनालिटिकल स्कूल को मानने वाला था, और सामान्य तौर पर जनरली ये होता है कि जो एनालिटिकल स्कूल के मानने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने जो लॉ बना दिया वो लॉ ठीक है, और वो उस पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं कि इस लॉ में कोई कमी हो सकती है। वो ये मान के चलते हैं कि जिस अथॉरिटी, जिसको ताकत है लॉ बनाने की, अगर उसने कोई लॉ बना दिया और सही प्रोसेस को पालन करते हुए लॉ बनाया है, तो अब चाहे गलत है लॉ, चाहे सही है, चाहे इसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो रहा है, ये लॉ है। तो बहरहाल हम अब उस अप्रोच से आगे निकल के हम ये सोचते हैं कि नहीं साहब, अगर समाज का भला नहीं हो रहा है या लोगों का या ज़्यादा लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो ऐसा लॉ किस काम का। किसी ताकतवर ने लॉ बना दिया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, क्योंकि लेजिस्लेचर में कोई आदमी बहुमत में था, इस वजह से उसने लॉ बना लिया, और वो लॉ में मॉरल्स नहीं है,
जस्टिस उससे नहीं मिल पा रहा है, लोगों को इक्वलिटी नहीं आ पा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लॉ जो सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज हैं उसके हिसाब से ठीक नहीं है। इस वजह से ऐसे लॉ को हम लॉ नहीं कह सकते हैं सही मायनों में। तो देखिए, इस तरीके से रूसो पाउंड ने जो फोकस किया वो लॉ इन एक्शन में किया। अब देखिए, एक और जूरिस्ट है, हालांकि ये जूरिस्ट आपको पता है कि एनालिटिकल स्कूल से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हार्ट साहब। और हालांकि हम इन्हें मॉडर्न जूरिस्ट में फिर भी रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के परव्यू पर खरी उतरती हैं। तो हम इनको इस वजह से हम मॉडर्न और सोशोलॉजिकल जूरिस्ट की परव्यू में रखेंगे कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो ऐसी हैं जिनको हम ये मान के चलेंगे कि ये सोशोलॉजिकल या समाज के फ़ायदे की भी बातें हैं और आधुनिक बातें हैं। तो हार्ट ने रिजेक्टेड द सिंपल आइडिया ऑफ कमांड। इन्होंने जो कमांड या आदेशों का आइडिया था जो कि ऑस्टिन ने दिया, उसको मना कर दिया। कहा कि साहब, लॉ जो है वो आदेश नहीं होते हैं, लॉ जो है ताकतवर के आदेश हैं, ये बात सही नहीं है। ही रिजेक्टेड द सिंपल आइडिया ऑफ कमांड्स। ही आर्ग्यूड लॉ इज़ द यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स। और ये यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स जो कि ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं, ठीक है ना, एंड सेकेंडरी रूल्स पावर कन्फरिंग, जो कि शक्ति देने वाले होते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि लॉ क्या है या जूरिस्प्रूडेंस क्या है? उन्होंने ये कहा कि लॉ इज़ द यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। कि लॉ जो है वो एकता है, यूनियन है, संगठन है प्राथमिक नियमों का और द्वितीयक नियमों का। पहले फर्स्ट नियमों का और सेकंड नियमों की एकता को हम लॉ कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो प्राइमरी रूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और सेकेंडरी रूल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको लॉ कहते हैं। अब सब समझना पड़ेगा कि ये प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं और ये सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं कि आपके ऊपर ये कर्तव्य लादते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं? ये शक्ति देते हैं, यानी मतलब इसको यूँ कह सकते हैं आसान वर्ड्स में कि अगर आप किसी के ऊपर कुछ ड्यूटी लाद दें या उसका कुछ ये बताएं कि साहब आपको ये करना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी रूल्स बना दिए आपने, क्योंकि ये ड्यूटी किसी के ऊपर कर्तव्य जवाबदेही लाद रहे हैं। और सेकेंडरी रूल्स कौन से होते हैं? जो आपको ये शक्ति देते हैं कि आप किसी के ऊपर ड्यूटी लाद रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी लादते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है लादने की कि भाई आपको ये काम करना है, क्योंकि आपको ये कहने की शक्ति है, ये करवाने की शक्ति है कि उस आदमी को कुछ काम करना है, कुछ ड्यूटी निभानी है, तो ये आपकी शक्ति हो गई और उसका कर्तव्य हो गया। तो ये सेकेंडरी रूल्स जो होते हैं वो पावर कन्फरिंग होते हैं, शक्ति देने वाले होते हैं। और जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं कि किसी आदमी की ड्यूटी है कि वो कुछ करेगा आपके लिए।
या कुछ कर्तव्य को निभाएगा। तो देखिए लॉ जो है वो यूनियन है, लॉ जो है वो एकता है प्राइमरी रूल्स की और सेकेंडरी रूल्स की। अब देखिए इसके बाद में ये ऐसा जो है हार्ट ने बोला, उन्होंने ऑस्टिन से थोड़ा अलग हटके सोचा और लॉ को आदेश नहीं माना, क्योंकि ऑस्टिन ने कहा था कि साहब जैसे एक आदमी गनमैन होता है जो कि बंदूक हाथ में लिए आपके पीछे खड़ा है और कह रहा है ये करो नहीं तो मैं गन चला दूंगा, आपको मार दूंगा। तो ये कमांड, इस तरह की भी बात होती है कमांड में कि आदेश दे रहे हैं कि भाई ये काम करो नहीं तो अभी को आपको दंड देता हूँ, मैं गोली मार रहा हूँ। तो ये कमांड वाली बात थी, वो हार्ट ने नहीं मानी और उसने ये कहा कि लॉ जो होता है वो प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स का यूनियन होता है, एकता होती है। कुछ प्राइमरी रूल्स ड्यूटी लाते हैं और सेकेंडरी रूल्स आपको शक्ति देते हैं। आई होप ये बात जूलियस स्टोन पे, ठीक है ना। और जूलियस स्टोन, सर इसको एक बार और समझा दीजिए। यस राइट। देखिए हम जो बात कर रहे हैं एनालिटिकल स्कूल का जो फादर है ऑस्टिन, उसने ये बताया था कि लॉ जो होता है वो ताकतवर का आदेश होता है, पॉलिटिकल सुपीरियर का आदेश होता है और उस आदेश को मानना पड़ता है, चाहे वो गलत हो सही हो, उसमें लॉजिक हो, तर्क हो ना हो, रेशनल हो या ना हो, रीज़न हो ना हो, कोई मतलब नहीं, उसे मानना पड़ेगा। इस तरह की बात ऑस्टिन कहता था, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है ना। पीछे दंड होता है नहीं मानोगे तो इसमें लॉजिक वगैरह की बात तो थी ही नहीं कि भाई तार्किक है लॉ। भाई कोई चीज़ जब तार्किक होती है तभी उसको ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि अगर लोग जाहिल हैं, गंवार हैं, लोग पढ़े लिखे कम हैं तो फिर वो तर्क की बात कम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ जो ऑस्टिन वाला लॉ था वो लॉजिक की बात नहीं करता था, वो ये कहता था कि आपके हाथ में ताकत है, लॉ बनाने की आपको शक्ति है, आपका लॉ चाहे वो लॉजिकल है, तार्किक है, सही है, नहीं है सही, फिर भी वो लॉ है। और ये जो जूलियस स्टोन वाला लॉ है जिसने जूरिस्प्रूडेंस को 3 ब्रांच में बांटा है। पहली ब्रांच वो एनालिटिकल स्कूल वाली है और ये एनालिटिकल स्कूल वाली ब्रांच जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि लॉ एंड लॉजिक एनालिटिकल में होता है, तो ये ऑस्टिन वाला जो लॉ है उससे अलग है, क्योंकि ऑस्टिन वाले लॉ में लॉजिक की कोई बात नहीं थी। लॉ है तो है, चाहे गलत है चाहे सही है, वो ऑस्टिन ये कहता था। और ये जो जूलियस स्टोन एनालिटिकल लॉ के बारे में बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि इस लॉ में लॉजिक होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? तर्क होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले इसने बताया कि लॉ जूरिस्प्रूडेंस को 3 भागों में बांटा। पहला एनालिटिकल जिसमें लॉ और लॉजिक होता है, और दूसरा एथिकल जो कि जिसमें कि थ्योरीज ऑफ जस्टिस होती हैं, ठीक है, नीति शास्त्रीय जूरिस्प्रूडेंस जिसमें कि न्याय की थ्योरी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि न्याय का जो कंसेप्ट है वो लॉजिक बेस्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ जस्टिस की बात आएगी तो कभी कभी ये लॉजिकल चीज़ों के आधार पे आप जस्टिस दे सकते हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे लॉजिक ना हो और आप लॉजिक लगाएंगे तो किसी के साथ अन्याय हो जाएगा, तो आप तर्क लगाएंगे तो किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। इस वजह से आप तर्क ना लगा के भी जो डिसीजन देंगे वो जस्टिस हो जाएगा।
या जस्टिस आप अतार्किक होते हुए भी दे सकते हैं। तो ये जो था वो इथिकल जूरिस्प्रूडेंस में आ जाएगा, जिसमें कि हम न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, न्याय के सिद्धांतों को बताएंगे कि साहब न्याय के, और आपको पता है न्याय के सिद्धांत अरस्तु से लेके अभी तक जो हमारे अमर्त्य सेन जी हैं जिन्हें नोबेल मिला है, वो भी जस्टिस के बारे में बात होती रही है और होती ही रहेगी जब तक दुनिया शुरू हुई है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक जस्टिस की बात इस वजह से होती रहेगी क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर अन्याय ही है, और जब अन्याय होगा तो न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले भी आवाज़ उठाएंगे। जिनके साथ अन्याय होगा वो अगर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो कुछ अदर लोग भी उनके फेवर में आवाज़ उठाएंगे। तो दूसरा जो जूरिस्प्रूडेंस की ब्रांच है जिसे हम इथिकल ब्रांच बोलते हैं, वो थ्योरीज ऑफ जस्टिस की बात करती है। आपको पता है अरस्तु ने भी रेस्टोरेटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है ना, और प्रोग्रेसिव जस्टिस, डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस, बहुत तरह के जस्टिस की बात हुई है और उनका हम डिटेल में अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी तरह की जूलियस स्टोन की जूरिस्प्रूडेंस है जिसे हम इथिकल नाम दे रहे हैं, वो थ्योरीज ऑफ जस्टिस की बात करती है। और जस्टिस की बहुत सी थ्योरीज होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 जो है, जिसे हम इक्वलिटी का सिद्धांत बोलते हैं या समता का आर्टिकल बोलते हैं, बराबरी का आर्टिकल बोलते हैं, वो भी जस्टिस की बात करता है और प्रोग्रेसिव जस्टिस की बात करता है, पॉजिटिव जस्टिस की बात करता है, नेगेटिव जस्टिस की भी बात करता है। और ओवरऑल वो ये कहता है कि कभी कभी हम जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तब जस्टिस हो पाता है। यानी समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं और समाज में जो लोग आगे पहुंच गए हैं, अब उन पीछे रह जाने वाले लोगों को जस्टिस कब मिलेगा या किस तरीके से उनके साथ न्याय हो पाएगा, जब हम उन्हें कुछ प्रेफरेंस, कुछ रिजर्वेशन, कुछ बेनिफिट दे देते हैं तो जस्टिस होता है। हालांकि हम इस तरीके से भेदभाव कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये इक्वलिटी होती है, बराबरी होती है। प्रोग्रेसिव जस्टिस या जो होता है उन्नतिपूर्वक न्याय कहा जा सकता है इसको। और तीसरी तरह की जो बात कही इसने, जूलियस स्टोन ने, वो फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस की बात कही और ये कहा लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है ना, लॉ का समाज पर असर। आपको पता है कि लॉ का समाज पर असर होता है। अगर आज से 500 साल पहले कोई किसी का मर्डर कर देता था तो उसको बड़ा बहादुर कहा जाता था, और जिसने जितने ज़्यादा मर्डर किए होते थे उसको उतना ही बहादुर और ताकतवर माना जाता था। कोई लीगल सिस्टम नहीं था। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत होता था। तो ये जो फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के बारे में बात करती है कि लॉ और इसका समाज पर प्रभाव क्या होगा। अब देखिए, इसके बाद में हम जो बात करते हैं एम.जे. सेठना की करते हैं, डॉक्टर एम.जे. सेठना। और इन्होंने जो है वो एक सिंथेटिक
अप्रोच जूरिस्प्रूडेंस का लिया है, यानी एक संश्लेषणात्मक जो नज़रिया है उसको इन्होंने अपना लिया है। और आपको पता है कि संश्लेषणात्मक नज़रिया जो होता है या सिंथेटिक अप्रोच जो होता है वो क्या होता है कि आपने 2, 3, 4 जो सिद्धांत हैं उनको एक में मिला दिया। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है, सेठना ने, arguing that the philosophical, historical and the sociological aspect of law must be studied together in a single whole। तो इन्होंने जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, जैसे दूसरा जो है हिस्टोरिकल स्कूल है, तीसरा सोशोलॉजिकल स्कूल है, ये सारे स्कूल को एक साथ अध्ययन करके इनके सारे पहलुओं को एक साथ मिला दिया है। एक साथ स्टडी करने को कहते हैं कि सब इनकी हम एक साथ मिला के सिंगल होल सभी को एक में मिला के टुगेदर करके जब अध्ययन करते हैं तो लॉ जो है इससे निकल के आता है। ये सही नज़रिया है लॉ को समझने का। तो ये सिंथेटिक अप्रोच इन्होंने अपना ली है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं उसके सामने, उसने इसकी भी थ्योरी ले ली, उसकी भी थ्योरी ले ली, इसकी भी ले ली और सबको मिला के अपनी बना दी। तो सेठना ने यही किया है कि उन्होंने सिंथेटिक अप्रोच लेकर सारी थ्योरीज़ के बारे में ये कहा है कि ये जो फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, इनको हम एक साथ मिला के अध्ययन करेंगे तब जूरिस्प्रूडेंस का ये मतलब होता है। अब देखिए, अब अगर हम इनको समरी में समझना चाहें, छोटे में समझना चाहें कि साहब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा जूरिस्ट का नाम होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या है बहुत शॉर्ट में हम देंगे, और उसने किस बात पर ध्यान दिया है, फोकस किस बात पे किया। इन तीनों को हम समझते हुए शॉर्ट में समझ जाएंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन क्या है या उसका अर्थ क्या है। बहुत आसानी से हम इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में तो स्टडी कर ही ली है। पहले हमने अर्ली डेफिनेशन देखी, फिर जो एनालिटिकल डेफिनेशन देखी, और फिर मॉडर्न डेफिनेशन देख ही चुके हैं हम। तो देखिए, हम ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी है कि ये फ़िलॉसफ़ी है पॉजिटिव लॉ की, तो उसका ध्यान किस तरफ था जब ये ऐसी बात कह रहा था? तो उसका ध्यान इस तरफ था कि जो ताकतवर आदमी जो होता है और वो जो आदेश देता है वो लॉ होता है, कमांड ऑफ द सॉवरेन। उसने इस बात पे फोकस करके डेफिनेशन दे दी कि साहब जो सॉवरेन होता है, बादशाह होता है, राजा होता है, संप्रभु होता है, उसका आदेश। अब आपको पता है आर्मी का आदमी तो ऐसी ही बातें करेगा, और ऑस्टिन जो था वो आर्मी से ही निकल के आया था। आर्मी से निकल के आया आदमी यही कहेगा कि आदेश जो मिल जाए बस उसको अंधे होकर पालन कर लो। उससे कह दिया जाए भाई ये लोग खड़े हैं इनको मार दो, गोली चलाओ इन पे, अगर उसका कमांडर ये आदेश दे रहा है तो वो मार देगा सबको। तो ऑस्टिन चूँकि आर्मी से आया तो वो यही समझता था कि लॉ क्या है, वही लॉ है जो कि हमारे कमांडर ने कहा, ताकतवर आदमी ने कहा जो हमसे सीनियर है, उसने कह दिया। अब इसमें बेचारे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, तो मरने दो बेचारे बेकसूर लोगों को, चूँकि लॉ एक कमांडर का आदेश होता है और मानना पड़ता है। तो उसकी अप्रोच ये थी, उसने जो कमांडर वाली अप्रोच थी उसको लॉ में अप्लाई कर दिया। तो जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है जिसने ये फ़िलॉसफ़ी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा, और आपको पता है कि पॉजिटिव लॉ जो है मैन मेड लॉ होता है, ख़ास तौर से सुपीरियर मेड लॉ होता है। जो पॉलिटिकली सुपीरियर लोग पॉलिटिकली इन्फीरियर लोगों के लिए अपने से जो कम राजनीतिक शक्तिशाली होते हैं उनके लिए
लॉ बनाते हैं हम उसको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। और आपको ये पता है कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ लॉ, मार्क्स का भी कुछ विचार यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाएगा हमें जब हम ये पॉजिटिव लॉ की बात करेंगे। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने लॉ के बारे में ये कहा कि कानून क्या होता है, और आपको पता है कि उसने ये कहा कि जो ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वो राज्य की शक्ति यानी कानून का सहारा लेकर कमज़ोर को दबाते हैं। यानी कानून जो होता है वो ताकतवर लोगों का औजार होता है कमज़ोर को दबाने के लिए। ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो उसने ये कहा कि जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पावरफुल लोग, उसका जो इशारा था वो पॉलिटिकल पावरफुल और इकोनॉमिक पावरफुल ख़ास तौर से उन लोगों के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे उस आदमी के हाथ में पॉलिटिक्स भी आ ही जाती है। तो उसने ये कहा कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कानून का सहारा लेकर कमज़ोर लोगों को दबाते हैं, कमज़ोर लोगों पे जुल्म करते हैं। तो लॉ जो बन गया है वो एक तरह से औजार बन गया है, एक तरह से हथियार बन गया है ताकतवर लोगों का, कि आपने किसी कमज़ोर के ऊपर FIR करवा दी, आपने किसी कमज़ोर को कानून का सहारा लेकर उसके घर में रेड पड़वा दी। तो ये जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से भी यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, जो फोकस था ऑस्टिन का वो कमांड के ऊपर था, आदेश के ऊपर था। तो उसने पॉजिटिव लॉ की फ़िलॉसफी या पॉजिटिव लॉ का दर्शन कहा जूरिस्प्रूडेंस को। शॉर्ट में हम इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए, हॉलैंड है और हॉलैंड ने इसको फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे अभी ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो दर्शन की बात कर रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं या दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं। हॉलैंड जो बात करता है वो साइंस की बात करने लगता है, विज्ञान की बात करने लगता है, और वो भी विज्ञान कैसा? फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान, पॉजिटिव लॉ का, कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब देखिए, उसका ध्यान किस तरफ है, फोकस किस तरफ है साहब? ये जो क्या नाम है, हॉलैंड है, तो इसका जो फोकस है वो इस बात पे है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं। कि सब आपको पता है, एक तो मटेरियल चीज़ें होती हैं, दिखने वाली चीज़ें, और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, न दिखने वाली चीज़ें। तो उसने ये कहा कि ये अमूर्त सिद्धांत हैं, मूल अमूर्त सिद्धांत हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है जो है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। उसका ध्यान जो था वो फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की तरफ था, या यूँ कह सकते हैं कि जो मूल अमूर्त सिद्धांत होते हैं उनकी तरफ था, जो मूल न दिखने वाले, जिनको हम छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ में तो वज़न होता है, ठीक है ना। जो मटेरियल चीज़ें होती हैं उनमें वज़न होता है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए पेड़ है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये मूर्त चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, इनका वज़न है, इनमें एक वेट है। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें कोई वज़न नहीं होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, न दिखने वाले होते हैं, अमूर्त होते हैं।
लेकिन उनमें भी एक तरह का वज़न होता है, और उनमें जो वज़न होता है वो सिद्धांतों का खुद का अपना वज़न होता है। हालांकि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त होते हैं, न दिखने वाले होते हैं, लेकिन उनका खुद का अपना एक वज़न होता है। तो इसका जो ध्यान था वो फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे था कि वो मूल न दिखने वाले या अमूर्त सिद्धांत जिनको हम जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर मानते हैं या जूरिस्प्रूडेंस में हम इनको अहमियत देते हैं। तो हॉलैंड ने इसको फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा हॉलैंड से। और अब पहुंचते हैं सामंड की डेफिनेशन जूरिस्प्रूडेंस की क्या है। तो देखिए, जो सामंड साहब हैं उन्होंने इसको साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहा है कि प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान, पहले सिद्धांतों का विज्ञान, अव्वल सिद्धांतों का विज्ञान, इन्होंने भी विज्ञान माना है। अब इनका फोकस किस तरफ है? तो देखिए, इनका फोकस है सिविल लॉ पे, और आपको पता होना चाहिए सिविल लॉ एनफोर्स्ड बाय कोर्ट। अब देखिए, दो तरह के सिस्टम चलते हैं दुनिया में। मतलब सिस्टम तो मतलब हम दो तरह के सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम जितने भी हों, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं दो तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक तो सिविल लॉ सिस्टम और एक चलता है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि साहब ये जज मेड लॉ होता है, होता था और होता है, क्योंकि कॉमन लॉ जिसमें कि टॉर्ट आता है, आपको पता है कि उसमें कोई कोड या सेक्शंस तो होते नहीं हैं, कोई बेयर एक्ट उसका होता नहीं है, केवल जज के कुछ जजमेंट होते हैं, उसी को लेके हम कभी नेग्लिजेंस पे पहुंच जाते हैं, कभी डिफेमेशन पे पहुंच जाते हैं, कभी जो है बैटरी पे पहुंच जाते हैं, कभी असॉल्ट मान लेते हैं किसी चीज़ को, और कभी कभी हम रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का नियम ही जजमेंट बेस्ड पे बेस होके दे देते हैं। तो ये जो कॉमन लॉ सिस्टम था चलता था, और ये जज मेड लॉ कहलाया जाता था कि साहब न्यायाधीश या जज लॉ बनाते हैं। अब आपको पता है आज के ज़माने में ना तो जज का कोई भरोसा किया जा सकता है और ना लेजिस्लेटर या लॉ बनाने वालों का भरोसा किया जा सकता है, पार्लियामेंट का भरोसा किया जा सकता है। तो जब जज मेड लॉ होता था, आपको पता है कॉमन लॉ जिसे हम कहते हैं, काफ़ी चलता था इंग्लैंड में, तो जज एक तरह से भगवान माने जाते थे। पंच परमेश्वर का कंसेप्ट था कि सब जज जो हैं भगवान की तरह से होते हैं और वो अन्याय नहीं करेंगे जिस तरीके से भगवान को न्याय करने वाला माना गया है कि भगवान अल्टीमेटली न्याय करेगा, चाहे इस दुनिया में करे और चाहे उस दुनिया में करे। उसी तरह से इस दुनिया में जज होते हैं जो कि न्याय करते हैं, और इस बात पे बेस्ड होके जज को हमने ये शक्ति दे दी थी कि साहब जज जो कहेंगे वो लॉ हो जाएगा। तो इसे हम कॉमन लॉ कहते थे। अब ये कॉमन लॉ पे धीरे धीरे जो सिस्टम एक और डेवलप हुआ, वो सिविल लॉ वाला डेवलप हुआ, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी कि सामंड कह रहा है कि साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब ये सिविल लॉ जो है वो लेजिस्लेचर मेड लॉ होता है या पार्लियामेंट मेड लॉ होता है। कि देखिए, भरोसा तो जजों पे भी नहीं बचा, भरोसा लॉर्ड्स पे भी नहीं बचा। लॉर्ड्स का मतलब होता था जो महारानी होती थी या जो राजा होता था
वो कुछ अपने लोगों को जज बना देता था या खुद जज बन जाता था। उसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे, जहाँ पे बड़े बड़े घराने के और इलीट क्लास के एरिस्टोटाइल टाइप के जज होते थे। अमीर घरानों के या राजा लॉर्ड खुद जज बन जाता था। माई लॉर्ड का कंसेप्ट है, आपको पता है, आजकल तो बोला कम जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जज बोलते हुए, वकील बोलते हुए दिख जाते हैं, माई लॉर्ड्स, मेरे भगवान। तो लॉर्ड्स जो थे वो इलीट क्लास के जज होते थे, जिन्हें किसी खास परिवार में जन्म लेने की वजह से ही जज होने का श्रेय मिल जाता था। और दूसरी तरह के जो जज होते थे, हम, चूँकि आपको पता है कई क्रांतियाँ हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, तो हमने ये सोचा कि ये सब जो ताकतवर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, जो मालदार लोग हैं, ये किसी ख़ानदान में पैदा होते हैं बड़े में और जज बन जाते हैं आसानी से। और आपको पता है कि या तो इसमें जो राजा के घराने के लोग होते थे, राजा के घर के लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, या एक पुजारी क्लास होता था, प्रीस्ट क्लास, जो कि चर्च वगैरह का प्रमुख होता था, या एक पुजारी वर्ग से बिलोंग करते थे, जिन्हें कि धर्म से ताल्लुक़ होने की वजह से उन लोगों को कुछ ख़ास इज़्ज़त मिल जाती थी। या फिर इसमें वो लोग होते थे जो किसी तरह से मालदार हो गए हैं और मालदार होने की वजह से उन्हें एक सम्मान मिलता था। तो इसमें 3 तरह के लोग आ जाते थे। तो ये लोग आसानी से लॉर्ड कहलाए जाते थे, जज बन जाते थे। अब जब सिविल लॉ सिस्टम डेवलप हुआ तो ये सोचा गया कि साहब ये लोग तो जज बन जाते हैं, लेकिन जनता का क्या, उसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। कम से कम ऐसे लोगों को भी जज बनाया जाए जो कि जनता से आते हों। तो चुनाव शुरू हुआ, आपको पता है कि डेमोक्रेसी का जो सफ़र है वो कब से शुरू हुआ और कितना संघर्ष करना पड़ा कि एक मत दिलवाने के लिए जो चुन के लोग भेजेंगे किसी को, और वो आदमी जो पार्लियामेंट में चुन के पहुँचेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको हम कहते हैं, वो आदमी हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी पार्लियामेंट में जाके लॉ बनाएगा। अपने एरिए की जनता की जो भावनाएं होंगी उनको जाके पार्लियामेंट को बताएगा कि मेरे एरिए के लोगों की डिमांड ये है, इस तरह का लॉ होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग एरिए के लोग मिल के जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हुए एक लॉ बनाएंगे। उसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स में जिन लोगों को चुन के भेजते थे और भेजते हैं, वो लोग जनता की नुमाइंदे होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस वजह से उनको लॉ बनाने का अधिकार, पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो उनका जो बनाया हुआ लॉ होता है वो सिविल लॉ कहलाया जाता है। इंडिया में भी आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा में लोग, आपको पता है, अलग तरीके से चुने जाते हैं, लोकसभा में जनता के नुमाइंदे होते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाया जाता है वो जज मेड लॉ से अलग होता है। आपको पता है कि कॉमन लॉ जज बना देते थे, जो बात कहते थे वो लॉ हो जाती थी, क्योंकि जज को भगवान माना जाता था। हालांकि आप पता है उनका भरोसा नहीं रहा है, कम भरोसा हो गया है जज पे, कि पता नहीं कि वो न्याय दे पाएगा, इंसाफ देगा या मतलब नहीं देगा। तो जज मेड लॉ थोड़ा सा दूसरा सिस्टम एक और डेवलप हुआ जिसे हम सिविल लॉ सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे कि कस्टम भी तो आता है होगा ना कॉमन लॉ में। सिविल लॉ पे था, सिविल लॉ एनफोर्स्ड बाय कोर्ट और सिविल लॉ एनफोर्स्ड बाय दी जजेस। तो सामान्य ने साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जूरिस्प्रूडेंस को कि ये प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब देखिए इसके बाद में हम आते हैं पाउंड पे, और
आपको पता है कि साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इसने डेफिनेशन दी कि जूरिस्प्रूडेंस एक विज्ञान है सामाजिक अभियांत्रिका या सामाजिक कारीगरी का या सामाजिक मिस्त्रीगिरी का विज्ञान है। तो जो पाउंड की वो ये है साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इसने फोकस किस पे किया है साहब? इसने जो फोकस किया है वो लॉज रिलेशनशिप विद सोसाइटी पे फोकस किया है कि साहब लॉ की जो रिलेशनशिप होती है समाज के साथ उस पे ध्यान में रख के हम जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे, क्योंकि लॉ अकेले में वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अकेले में लॉ का कोई महत्व नहीं होता है, समाज पे लॉ अप्लाई होता है तो सोशल नीड के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से लॉ होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक सीट है उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं तो ऐसा एडजस्टमेंट अगर चौथा आदमी भी है तो उसे भी बैठा लो। तो लॉ जो है वो इंजीनियरिंग है कि एक तरह का आप इसको सोसाइटी की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि लॉ सोसाइटी पर लागू होता है तो सोसाइटी को सुधारने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए लॉ एक माध्यम होता है। इसी वजह से पाउंड ने इसको साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग कहा। अब देखिए इसके बाद में हार्ट आते हैं और हार्ट ने इसको यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स कहा कि साहब जो जूरिस्प्रूडेंस है वो यूनियन है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की। तो ये हार्ट ने इस तरह की बात कही कि ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की यूनियन होती है। अब देखिए इसका मतलब मैंने आपको बताया, प्राइमरी रूल्स जो होते हैं वो ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं और सेकेंडरी रूल्स वो पावर इन्फरिंग होते हैं। तो इसका जो फोकस था हार्ट का वो था सिस्टम ऑफ लीगल रूल्स एंड मॉरल्स पे था, ठीक है ना, कि एक नियमों का और जो नैतिकता है उसका एक पद्धति होनी चाहिए। हालांकि आपको पता है कि हार्ट एनालिटिकल स्कूल को मानने वाला था, ऑस्टिन की तरह के उसके कुछ सिद्धांत थे कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, लेकिन फिर भी उसने कमांड वाली बात नहीं मानी थी, सॉवरिन वाली बात नहीं मानी थी और उतने स्ट्रिक्ट सैंक्शन वाली बात भी नहीं मानी थी कि दंड मिलेगा ही मिलेगा या इतना कठोर होगा, अगर आप बात नहीं मानेंगे ताकतवर की तो दंड मिलेगा। ये भी बात उसने मना कर दी कि नहीं साहब इसमें मॉरल्स भी होना चाहिए। तो उसने नियमों की और नैतिकता की पद्धति बताया कि साहब जो लीगल रूल्स होते हैं और नैतिकता होती है, क्योंकि आपको पता है मिनिमम नैतिकता या न्यूनतम नैतिकता का जो कंसेप्ट है वो भी यहीं से निकलता है। तो उसने लीगल रूल्स, कानूनी नियम और नैतिकता का जो पद्धति है उसको जो है फोकस करते हुए लॉ को वो नियम बताया जो कि प्राथमिक और द्वितीयक नियमों से मिलके बनते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने ज़्यादातर डेफिनेशन को समझ लिया है और अब हमें इसको डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसके जो पुरानी अर्ली और क्लासिकल डेफिनेशन थी, अल्पियन, हिंदू व्यू, धर्मा पे बेस्ड, सिसरो की, उनको पढ़ा, जिनका कि जिस्ट हम ये बता सकते हैं कि साहब जो पुरानी व्यू थी उनमें रिलीजन, फिलॉसफी, इथिक्स, मॉरलिटी का काफ़ी ज़ोर था, जो कि आज की मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में इतना ज़ोर इसका नहीं होता है।
एनालिटिकल जो स्कूल था वो लॉ एज इट इज़ पे जोर देता था, लॉ जैसा है वैसा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लॉ लॉ है। तो ये जो था ऑस्टिन, हॉलैंड और सामंड की डेफिनेशन जो थी वो इसी अप्रोच को ध्यान में रख के थी। तो उन्होंने एनालिटिकल अप्रोच को मानते हुए या जो लॉ है वो पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा बनाया हुआ लॉ, मैन मेड लॉ पे फोकस रखते हुए बात कही। और उनकी डेफिनेशन का अगर हम जिस्ट निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है लॉ की जो डेफिनेशन दी, जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी, उसके बारे में इसको मेनली ये बताया कि ये एक विज्ञान होता है, चाहे वो पॉजिटिव लॉ का विज्ञान, और जैसे कि हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस कहा, सामंड ने साइंस कहा, और ऑस्टिन ने इसको जो है वो पॉजिटिव लॉ की फ़िलॉसफ़ी बताया, और सामंड ने सिविल लॉ का साइंस बताया। तो इन लोगों का ध्यान जो था वो एनालिटिकल अप्रोच, लॉजिक और मतलब सिस्टमेटिक एविडेंस पे और एनालाइज करने पे और रीज़न पे ज़्यादा बेस्ड था ये। अब देखिए इसके बाद में जो तीसरी तरह का स्कूल है मॉडर्न और सोशियोलॉजिकल व्यू, वो जो है लिंक करके लॉ को देखता है सोसाइटी से, और इसमें रूसो पाउंड, हार्ट, जूलियस स्टोन और सेठना वगैरह की डेफिनेशन हमने देखी। और हमने इसको अगर हम समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये जो डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस जो है कुल मिला के ये कहती हैं कि जो चीज़ें सोसाइटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल हैं या सोसाइटी के ज़्यादा वर्ग को जिससे फ़ायदा हो रहा है या सोसाइटी के कमज़ोर वर्ग को जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो लॉ होना चाहिए, लॉ वैसा होना चाहिए। लॉ जो है सोसाइटी में इक्वलिटी, प्रोग्रेसिवनेस लाने के लिए होना चाहिए। सोसाइटी को पीछे की तरफ ले जाने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए। लॉ जो है वो एक इंजीनियरिंग की तरह से होना चाहिए कि समाज का आप बैलेंस करें, समाज को रिकंसाइल करें, समाज का समायोजन या संयोजन करें और मैनेज करते हुए सारी चीज़ों का ध्यान करते हुए आप लॉ को बनाएं। तो हम सोशियोलॉजिकल स्कूल को इस तरीके से मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी के ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद लॉ होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो कि लॉ ऐसा बनना चाहिए जो कि ज़्यादा लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि लॉ ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के कमज़ोर वर्ग को जिससे फ़ायदा पहुँचे और वो वर्ग बराबर हो जाए जो ताकतवर वर्ग है उसके, ऐसा लॉ होना चाहिए। आई होप हमने डेफिनेशंस कवर कर ली हैं। अब हमारा